रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या नाइट ब्लाइंडनेस या कॉमन लैंग्वेज में रतौंधी, जिसमें कि रात में दिखना कम हो जाता है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इस पर इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्या ये ट्रीटेबल है या इस बीमारी को लेकर आप क्या ब्लाइंड हो जाएंगे? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से रिलेटेड सारी जानकारी। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता क्या है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आंख के पर्दे या रेटिना की एक बीमारी है जो आंख के पिछली सतह पे होता है। रेटिना ही हमारी आंख की रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी मतलब इसमें जेनेटिक लेवल पे प्रॉब्लम होती है पर्दे के अंदर, जिसकी वजह से पर्दे के सेल्स मरने लगते हैं, स्पेशली वो वाले सेल्स जो कि हमें कम लाइट में देखने में काम आते हैं, या कि रॉड सेल्स। तो ये सेल्स धीरे धीरे अपने आप जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से मरते जाते हैं और इसकी वजह से रोशनी कम होती जाती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लक्षण क्या होते हैं? तो इसके दो मुख्यतः मोस्ट कॉमन लक्षण होते हैं। एक होता है हमारा दृष्टिकोण कम हो जाए, यानी जो हमारा विजुअल फील्ड होता है वो सकरा होता जाता है, क्योंकि जहाँ पे सेल्स ये मरते हैं वो हमारा विजुअल फील्ड वहाँ का ख़त्म होता जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह हमारा फील्ड नैरो होता जाता है। एडवांस स्टेजेस में ऐसा लगता है कि हम एक ट्यूब के थ्रू देख रहे हैं। दूसरा इसमें लक्षण होता है नाइट ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात के समय या कम रोशनी वाले एनवायरनमेंट में हमें दिखना बंद हो जाता है। जैसे जैसे ये स्टेज एडवांस होती जाती है वैसे वैसे बीच का दिखने में भी प्रॉब्लम होने लगती है और 0.5% केसेस में टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोसिस जब पेशेंट के लिए बनता है तो पेशेंट के लिए बहुत स्कैरी चीज़ होती है। डर लगता है इस बीमारी का नाम सुन के। क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं निकला है। तो क्या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोज होने का मतलब ये कि आप अंधे हो जाएंगे, क्या आप ब्लाइंड हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस डर को आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि सिर्फ 0.5% केस में ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट पूरी तरह ब्लाइंड होते हैं। मतलब 99.5% केसेस में आपकी रोशनी पूरी तरह नहीं ख़त्म होगी, थोड़ी रोशनी बचेगी। एक स्टडी में ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोगों की रोशनी इतनी रहती है कि एंड तक वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब खुद का काम वो खुद कर पाते हैं। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोसिस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्लाइंड हो जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रोशनी थोड़ी कम होती जाती है, बट ये एक बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। धीरे धीरे रोशनी आपकी इसमें कम होगी और टोटल ब्लाइंडनेस, जैसे मैंने बोला, सिर्फ 0.5% केसेस में ही आती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा अगर डायग्नोज हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? जैसा मैंने बताया कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या आरपी का अभी तक वर्ल्ड में कोई भी परमानेंट इलाज नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है और पर्दे के अंदर जितने लाखों सेल हैं सभी सेल्स में ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है और हर सेल का जीन बदलना, उसको फंक्शन में लाना, ये आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। तो जो भी हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो मेनली जो रोशनी है उसको बचाने में रहता है। ये बीमारी जिस रेट से बढ़ती है उस रेट को स्लो डाउन करने के लिए हमारा एम रहता है। तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है डाइट का और कुछ सप्लीमेंट्स का।
खाने में आरपी के पेशेंट्स को बहुत ही हेल्दी खाना लेना चाहिए, जिसमें कि प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां हमें बहुत अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या हेल्दी फैट्स जिन चीज़ों में होते हैं वो चीज़ें हमें अच्छे अमाउंट पे लेनी चाहिए, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हो गया, आमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, हेल्दी वाले जो नट्स हैं, इवन इसके सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। तो डाइट के ज़रिए हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। जिस रेट से ये बढ़ रहा है उस रेट को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। दूसरा होता है सप्लीमेंट्स के थ्रू। सप्लीमेंट्स यानी कुछ ऐसे विटामिन्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि पर्दे के अंदर हो रहे डैमेज को थोड़ा कंट्रोल में ला सकें। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन ए। विटामिन ए के नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कैरेट्स हो गया, आंवला हो गया, और इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि टैबलेट्स के कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। विटामिन ए के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। तो विटामिन ए का अच्छी क्वांटिटी में डोज लेने से और इसके सप्लीमेंट्स लेने से भी इस बीमारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। बट बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में भी विटामिन ए नहीं लेना चाहिए, वरना ये हमें हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन वाले डैमेज को कम करते हैं, उसको भी लेने से इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेस को कम करा जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे लूटिन, ज़ियाज़ैंथिन ये होते हैं जो कि हमें पर्दे के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसके भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने आई डॉक्टर से ज़रूर एक सलाह ले लें, क्योंकि हर सप्लीमेंट के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब डाइट और सप्लीमेंट्स के अलावा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में सिर्फ रेटिना की प्रॉब्लम के अलावा दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद का आना। मोतियाबिंद जनरली आरपी के पेशेंट्स में थोड़ा जल्दी आता है, तो अगर मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उसे हटाया जा सकता है, लेंस डाला जा सकता है। कभी कभी आरपी के पेशेंट्स में पर्दे में सूजन आती है, जिसे हम सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा कहते हैं। ये स्वेलिंग को इंजेक्शंस के थ्रू, दवाइयों के थ्रू इस स्वेलिंग को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब जो बेसिक बीमारी है उसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अभी रिसर्च स्टेज में है, जो कि अभी इसमें वर्ल्ड ओवर में अलग अलग जगह इस पे काम चल रहा है। तो इसके जो बेसिक अभी डायरेक्शन है ट्रीटमेंट का, वो या तो स्टेम सेल थेरेपी की तरफ जा रहा है, या फिर जीन थेरेपी की तरफ जा रहा है, या फिर आर्टिफिशियल आई बनाने के डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी में बेसिकली कुछ इस तरह के सेल्स बनाए जाते हैं जो कि आँख के अंदर इंजेक्शन देके वो फिर सेल्स हमें जो रॉड सेल्स हैं या आरपीई सेल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके थ्रू रोशनी बढ़ने का चांस होता है। जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें ये पाया गया है कि उसमें रेटिना की हेल्थ उससे इम्प्रूव हो सकती है। बट अभी इसके कोई ऐसी थेरेपी अभी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ ट्रायल फेज़ में चल रहा है, रिसर्च फेज़ में चल रहा है। जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग थेरेपी है। इसमें स्पेशल वायरस के थ्रू जो डिफेक्टिव जीन है उस जीन को रिप्लेस करके हेल्दी जीन उसमें डाला जा सकता है, और इसका एक इंजेक्शन भी अवेलेबल हुआ है हमारे पास। लक्सटर्ना करके एक इंजेक्शन आया है। ये इंजेक्शन से एक पर्टिकुलर जीन RPE65 जीन जो ख़राब है उस जीन को रिप्लेस करा जा सकता है, और इसके ह्यूमंस में भी ट्रायल हुए हैं और उसमें फ़ायदा मिला है। बट वो फ़ायदा ऐसा है कि जिनको बिल्कुल ही नहीं दिखता है उनको थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ है, ताकि वो चलते वक्त टकराए ना, या कोई चीज़ को पास में रखी हुई चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो बहुत ही शुरुआती स्टेज में हैं अभी हम इन सब के ट्रीटमेंट पे। बट हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल में ये सब चीज़ें एडवांस हों और इनका कॉस्ट भी कम हो, ताकि इन्हें हम ले पाएँ। जैसे लक्सटर्ना इंजेक्शन का एक इंजेक्शन ही करीब करोड़ों में आता है, 4 से 7 करोड़ का कॉस्ट होता है उसका। तो अभी ये रिसर्च स्टेज में चल रहा है, तो आगे जाके हो सकता है हमें इसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट जो एक थेरेपी आ रही है इसमें वो आर्टिफिशियल रेटिना, जिसमें कि चिप्स लगाई जाती हैं। जो हमारा पर्दा जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल चिप लगा देते हैं, उसके थ्रू फिर
वो नस में जब इंटीग्रेट होती है तो फिर उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा लाइट परसेप्शन, थोड़ा थोड़ा दिखना पेशेंट्स को शुरू हुआ है। आर्गस 1, आर्गस 2 नाम से इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं आजकल, जिसको ये इनमें थोड़ा सा फ़ायदा देखा गया है। बट ये बहुत ही पेचीदे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं जिनका खुद का कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत होता है, तो उसमें जो नज़र है उसका लॉस होने का भी चांस रहता है। तो जैसा मैंने कहा, ये सब चीज़ें अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ें इतनी इम्प्रूव हों कि प्रैक्टिकली जो डे टू डे पेशेंट्स हैं उसमें ये फ़ायदा दे पाए। एक चीज़ समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि आरपी में सिर्फ एक ही जीन का म्यूटेशन नहीं होता है। ऐसे करीब 70 से ज़्यादा जीन पकड़े गए हैं जिसके म्यूटेशन से आरपी हो सकता है। तो आपको किस जीन का म्यूटेशन है जिससे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जीन की अगर थेरेपी अवेलेबल है, आगे जाके निकलती है, तो उस जीन को रिप्लेस करा जा सके। इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग के बाद ये बताया जा सकता है कि आपका आँख में जीन में कौन सा म्यूटेशन हुआ है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि अभी आरपी के ट्रीटमेंट में क्या क्या चल रहा है, और आने वाले साल में हम होपफुल ज़रूर हैं कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आएगा जिससे कि ये बीमारी से हमें निजात मिल पाएगी। क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स को हमें हर बार यही बताना पड़ता है कि ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो आने वाले सालों में है उम्मीद कि इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आएगा। तो अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या आरपी के पेशेंट्स को हार मान लेनी चाहिए, हताश हो जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरपी के साथ बहुत सारे लोग बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। पर्सनली मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना खुद का काम कर रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। बस अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा आपको ये मॉडिफाई करना पड़ता है इसमें। जैसे कि अगर हमें अंधेरे में कम दिखता है तो हमारे पास हमेशा एक लाइट का सोर्स होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल की लाइट या एक ब्राइट टॉर्च हम रखें अपने पास, जिससे कि हम कहीं भी अगर डिम लाइट हो तो उसको चालू करके अपनी कोई हम टकराए ना किसी चीज़ से, ऐसा उसका ध्यान रखें हम। सेकंड, हमें तेज़ लाइट से बचना चाहिए। तेज़ लाइट मतलब सूरज की डायरेक्ट लाइट से हमें बचना चाहिए, या इन जनरल कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। अगर जा रहे हैं तो थोड़े डार्क गॉगल्स लगा के जाएं, क्योंकि ब्राइट लाइट या सनलाइट के एक्सपोजर से ये बीमारी बढ़ सकती है। कभी कभी ये बीमारी तेज़ी से बढ़ सकती है, इसलिए ब्राइट लाइट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि आप अपने कुछ लोगों को पास का दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास अपने पास रख सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन का कैमरा चालू करके उसको जूम कर सकते हैं, जिससे कि वो पास की चीज़ें अच्छे से मैग्नीफाई होके वो देख पाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे लो विज़न एड्स अवेलेबल होते हैं जो कि लो विज़न क्लिनिक्स में मिलते हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने जो एक्टिविटी लेवल है उसको आप नॉर्मल तक भी ला सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि आरपी जेनेटिक बीमारी होती है, लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं होता है कि उसके मदर फादर या उनके रिलेटिव्स में बीमारी आए। ऑलमोस्ट 50% लोगों में ऐसा होता है कि उनके कोई भी रिलेटिव में किसी भी दूर दूर तक किसी को भी ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि ये जेनेटिक म्यूटेशन इस तरह का होता है कि हर किसी में म्यूटेशन होने के कारण बीमारी नहीं आती है। म्यूटेशन होता है बट बीमारी उसमें नहीं आती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आरपी है तो आपके बच्चों में भी आरपी आएगा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल पक्का नहीं है। इसके लिए हमें जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए। आजकल जेनेटिक काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके फैमिली हिस्ट्री को लेके जेनेटिक टेस्टिंग करके एक चांस बता सकते हैं कि आपसे आपके बच्चों में आरपी आने का चांस कितना होता है। बट एक बात ज़रूर है, अगर आपको आरपी है तो आपके सभी रिलेटिव्स को, स्पेशली फर्स्ट डिग्री जैसे कि माता पिता, भाई बहन या बच्चों को एक बार टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए कि इसमें आरपी के लक्षण तो नहीं है, ताकि उन्हें हम शुरुआत से सप्लीमेंट्स वगैरह देके और इस बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक सकें।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।